वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं, यह वीडियो का पार्ट थर्ड होगा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी यूपीपीएससी की पीटी एग्जाम 2022 में जो जीएस फर्स्ट है उसमें दिए गए जो सिलेबस में 7 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें तीसरी टॉपिक जो है भारत एवं विश्व का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न 2022 में इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं उसके हल और उसकी विस्तृत व्याख्या के रूप में यह वीडियो का तीसरा अंक है। इससे पहले वीडियो के यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड किया जा चुका है। तो यहाँ पर पार्ट थर्ड से शुरू करते हैं और इसमें जो प्रश्न शुरू होता है वह है 63। और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि यह जो टॉपिक या अंक है या जो हल और व्याख्या है यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही 14 मई को जो यूपीपीएससी की अपर प्रारंभिक परीक्षा होने वाली उसके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अध्ययन या इसको कह सकते हैं इसको अपडेट करके यानी 2023 के एग्जाम के दृष्टिकोण को रखते हुए या आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को रखते हुए इस टॉपिक को अपडेट किया गया है। तो इसमें 63 देखते हैं, यानी 63 जो है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। इसका आंसर जो है बी है, बांग्लादेश में। जो आर्सेनिक है यह एक अजैविक प्रदूषक है, यानी जैविक नहीं है, यानी जीवधारियों द्वारा नहीं होने वाला है, बल्कि यह एक अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। और भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है, यानी आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है। इसके साथ देखें तो यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, इंपॉर्टेंट है कि आर्सेनिक कहां कहां पाया जाता है यौगिक रूप में, तो यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल में तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। इसके बाद भारत में देखें तो भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निक्षालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञातव्य है कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, यानी ब्लैक फुट बीमारी जो होती है वो आर्सेनिक के कारण होती है। आर्सेनिक के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उस बीमारियों को देख लेते हैं कि आर्सेनिक कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पूछा जाता है, वो ब्लैक फुट है। दूसरा जो डायरिया भी हो सकता है। तीसरा पेरिफेरल न्यूरिटिस भी होता है। इसके बाद हाइपर केराटोसिस भी होता है, फेफड़े कैंसर भी होता है, त्वचा का कैंसर भी होता है आर्सेनिक के कारण। इसमें उल्लेखनीय है कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा यानी अधिक मात्रा पाई जाती है। उल्लेखनीय कि आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों, खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की मात्रा जो है वह 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, जबकि भारत में वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में इसकी मात्रा जो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर स्वीकार्य है। उल्लेखनीय कि धान का पौधा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि कौन सा पौधा जो है आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है, तो धान का पौधा है। आर्सेनिक भूजल के जरिए अनाज में पहुंच जाता है, इससे समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। अगला जो है टॉपिक, यानी इसकी जो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है, यह संबंधित प्रश्न से है। यानी भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। नोटिस पॉइंट है कि इसमें भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके तथा बांग्लादेश के पद्मा जो यही है, गंगा जी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा कहा जाता है। पद्मा तथा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल, यानी यदि भारत के दृष्टिकोण से पूछा था प्रश्न में, तो उसमें जो है यानी पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था 1983 में। भारत के 7 राज्यों जिसमें शामिल है वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। यानी इसमें देखा जाए तो ये जो 7 राज्य हैं ये आर्सेनिक जल से ज्यादा प्रदूषित है। साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव है यह भूमिगत जल से प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। अब इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखते हैं, तो इसमें जल जनित बीमारी के बारे में देखें तो यह हमने देखा कि जो है आर्सेनिक जो है यह जल जनित बीमारी का कारण है, जिसके कारण ब्लैक फुट होता है और अन्य बीमारियां हमने देखा। तो इसमें जल जनित या जल के प्रदूषण के कारण जो होता है बीमारियां होती हैं उसको यहाँ पर देखते हैं, ये अतिरिक्त रूप में इसमें शामिल करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो है वह है मिनीमाता, ये जो मेथिल मरकरी यानी पारा कारण होता है। दूसरा जो है इटाई या कैंडियम कारण होता है। इसके बाद लेड अनीमिया जो है लेड के कारण होता है। इसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट के कारण होता है। इसके बाद स्केल्टर फ्लोरोसिस जो होता है फ्लोराइड के कारण होता है। और नॉक नी सिंड्रोम जो है ये भी जो आपका फ्लोराइड कारण होता है। इसके बाद ब्लैक फुट डिजीज जो है आर्सेनिक कारण, हमने देखा कि आर्सेनिक कारण है। और इसके बाद एबस्ट्रोसिस जो होता है यानी एबस्ट्रैक्स कारण होता है और इसका कोई इलाज नहीं, यह लंग डिजीज है। और सिल्कासिस जो होता है सिल्का कारण होता है, यह भी एक लंग डिजीज है या फेफड़े का रोग है। इसके बाद जो आप देखें, इसके बाद जल जनित बीमारी में अन्य भी देखें तो इसमें है आपका योकाइची अस्थमा,
इसमें SO2 जल में घुलने के कारण होता है। और इसके बाद फेनोमोकोनोसिस जो है यह कोल डस्ट होता है, यानी कोयले की राख द्वारा होता है, और यह ब्लैक लंग डिजीज है। इसमें जो हमने बताया उसमें यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखें तो इसमें जो नाक नीस संलक्षण जो है यह फ्लोराइड के द्वारा प्रदूषण होता है। अभी हमने देखा है कि नाक नी सिंड्रोम जो है यह यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो है नाक नी संलक्षण या नाक नी सिंड्रोम जो है यह फ्लोराइड के कारण होता है। और अभी हमने देखा कि स्केलेटन फ्लोरोसिस भी जो होता है फ्लोराइड के कारण होता है। यानी इसमें देखें तो फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध हो तो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बन जाता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप ऊबर पीठ यानी हम्प्ड बैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपयोग से हड्डियों के जोड़ विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आ जाती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों इंपॉर्टेंट है कि उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने यानी बेंडिंग का कारण होता है, जिसे नाक में संलक्षण कहते हैं। यानी यही जो है नाक में संरक्षण है या इसको कह सकते हैं नाक में सिंड्रोम है, और यह फ्लोराइड के कारण होता है। फ्लोरीन के जल में घुलने के कारण जो होता है यह बीमारी होती है, एक जल जनित बीमारी है। कुछ और अतिरिक्त घटनाओं को इसमें जोड़ें तो सुपोषण जो होता है, यूट्रिफिकेशन जो होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा है। जल में जब जैविक था अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं। और यूट्रोफिकेशन देखें तो यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। यानी यूट्रोफिकेशन जो है जो जल प्रदूषण से प्रदूषण में जो जल प्रदूषण यदि पूछता है कि यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है तो जल प्रदूषण से संबंधित है। इसके बाद जल प्रदूषण के लिए इंपॉर्टेंट है वो है बीओडी, यानी बीओडी जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। और इसमें इस तरह से क्वेश्चन होता है तो बीओडी का अधिक होना, यानी बीओडी जब अधिक होगा तो इसका मतलब है जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। बीओडी अधिक होगा तो इसका मतलब जल जो है प्रदूषित है। और इसमें डीओ होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी जो घुले हुए ऑक्सीजन होती है। जब बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा तो डीओ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होगी कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि बीओडी प्रोपोर्शनल 1/D होगा। यानी ये जो आपका है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि ज्यादा होगा तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और जब डीओ ज्यादा होगा तो बीओडी कम होगा। अर्थात जल प्रदूषण जब ज्यादा होगा तो बीओडी अधिक होगा और डीओ अधिक होगा तो जल प्रदूषण कम होगा। यह इसमें संबंध रहा है। यह कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में हमने इसमें देखा। और यदि यूपी स्पेशल के रूप में भी थोड़ी जानकारी देखें तो गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कानपुर एवं इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के मध्य पाया जाता है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ बीओडी अधिक होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि यूट्रोफिकेशन जो है जल प्रदूषण से संबंधित है, उसी प्रकार जो है लाइकेंस जो है यह वायु प्रदूषण का सबसे अधिक यानी वायु प्रदूषण का जो है यह सूचक लाइकेंस है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है। इसको देखते हैं तो क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। लाइकेन जो है यह प्रदूषण के जैविक सूचक कार्य करते हैं और यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। जबकि अभी हमने देखा कि यूट्रोफिकेशन जो है जल प्रदूषण से संबंधित है। लाइकेन पेड़ों के छालों पोगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन का जो निर्माण होता है शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। और लाइकेन्स निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते, अर्थात ये शहरों में नहीं पाए जाते लाइकेन्स, बल्कि यह जो है गांव में पाए जाते हैं या अर्बन एरिया में नहीं पाए जाते बल्कि रूरल एरिया में पाए जाते हैं। क्योंकि जो है शहरों में वायु प्रदूषण अत्यधिक होता है तो ये लाइकेन्स जो है शहरों या नगरों के समीप नहीं पाए जाते, बल्कि यह जो विरल आबादी है ग्रामीण आबादी वहाँ लाइकेन्स पाए जाते हैं। और ये कवक था शैवाल था कवक के द्वारा इनका निर्माण होता है और ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेंस। जबकि यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है, अर्थात जल प्रदूषण कारण जो होता है यूट्रोफिकेशन होता है। एक समय अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें जो है यह प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है। इसमें दिया है म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका आंसर ए है यानी खनिज तेल का। इसको समझते हैं तो पेगु श्रेणी या पेगुयामा या बागोयामा यानी जो यह पेगुयामा है इसको बागोयामा भी कहते हैं। मध्य बर्मा यानी मध्य म्यांमार में इरावदी और सिताउंग नदी के बीच कम पहाड़ों या पहाड़ियों और ऊपरी इलाकों की एक श्रृंखला है। यानी जो है म्यांमार में जो सबसे लंबी नदी इरावदी है और सिताउंग नदी के बीच में यह कम पहाड़ों या पहाड़ियों ऊपरी इलाकों की श्रृंखला है पेगु यामा या इसको बागो यामा कहते हैं। और यह जो है खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण या प्रमुख उत्पादक है। इसमें और देखें तो म्यांमार में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी म्यांमार में जो है 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो कि हिमालय से शुरू होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। इसका नाम यदि देखें 3 श्रृंखलाएं जो हैं तो इसका नाम क्रमशः देखें तो पहला जो है रखने योमा है, दूसरा जो है बागो योमा है। बागो योमा का मतलब यही पेगु योमा को ही बागो योमा कहा जाता है। तो पहला इसमें रखने योमा, दूसरा बागो योमा और तीसरा सान पठार है। यह श्रृंखला म्यांमार को 3 नदी तंत्र में बांटती है। इनका नाम है इरावाडी यानी इरावदी हमने देखा, सालवीन और सितांग। इरावाडी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2170 किलोमीटर है। मर्तबन की खाड़ी में गिरने से पहले यह नदी म्यांमार की सबसे उपजाऊ भूमि से होकर गुजरती है। म्यांमार की अधिकतर जनसंख्या इसी नदी की घाटी में निवास करती है जो कि रखने यामा और शान पठार के बीच स्थित है। म्यांमार देश के बारे में जाने तो देश का अधिकतम भाग जो है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है। म्यांमार दक्षिण महाद्वीप यानी म्यांमार
म्यांमार जो है एशिया महाद्वीप की मानसून क्षेत्र में स्थित है। कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें म्यांमार के बारे में तो म्यांमार को जो है स्वर्ण पैगोडा का देश, यानी म्यांमार को जो है स्वर्ण पैगोडों का देश की उपमा धारण करने वाला म्यांमार की वर्तमान राजधानी नाय पी ताव है। यानी वर्तमान राजधानी जो है म्यांमार की नाय पी ताव है। पूर्व राजधानी यांगून या रंगून थी। इससे पहले देखें तो पहले इसे बर्मा की संज्ञा से अभिहित किया जाता था, यानी म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, जिसकी राजधानी मांडले या यंगून थी। और इसके यानी म्यांमार के बारे में देखें तो म्यांमार यानी यहाँ नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो म्यांमार के उत्तर में चीन है, पूर्व में लाओस है, थाईलैंड है और मलेशिया है तथा पश्चिम में भारत है और बांग्लादेश स्थित है। म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर अराकान योमा तथा दक्षिण की ओर टेनासिस योमा पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इरावदी यहाँ की मुख्य नदी तथा देश की अधिकतर जनसंख्या इसी के मैदान में रहती है। यानी इसके बारे में कुछ जो पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं उससे संबंधित चीजों को इसमें म्यांमार के बारे में देखें तो विश्व में दुर्लभ माणिक के रत्न के लिए म्यांमार जग प्रसिद्ध है। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों या पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों ही जब हमने बताया क्रमशः, ये पूर्व की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और इसमें देखें तो साल्विन नदी के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। साल्विन और इरावदी नदी का दोआब सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी साल्विन नदी और इरावदी नदी का दोआब जो होगा वो सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं तो गोल्डन ट्रायंगल यानी जो सुनहरी त्रिभुज है या गोल्डन ट्रायंगल है उसमें देखते हैं जो देश शामिल है। एक तो म्यांमार है ही, इसको हमने देखा कि म्यांमार तो है ही, म्यांमार की हम चर्चा करें म्यांमार। इसके बाद जो लाओस है और थाईलैंड है। यानी थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को जो मिला करके जो बनता है वो सुनहरी त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल बनता है जो कि अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी ट्रायंगल जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एक अतिरिक्त जानकारी को ऐड करें और अतिरिक्त जानकारी को तो इसमें हार्न ऑफ अफ्रीका को भी ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका जो होता है ये अफ्रीका महाद्वीप में जो इसका पूर्वी तट है वहां पर स्थित है। यानी उत्तरी अफ्रीका यानी ये जो अरब सागर से लगा हुआ भाग है उसमें जो ट्रायंगल के रूप में हार्न ऑफ अफ्रीका को देखें तो इसमें जो होगा जिबूती है, सोमालिया है और इथोपिया है। यानी जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया से जो बना ट्रायंगल है वो हार्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। और अभी हमने देखा कि गोल्डन ट्रायंगल जो है यह थाईलैंड, म्यांमार और लाओस से बना हुआ है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने देखा कि जो गोल्डन ट्रायंगल है उसके अंतर्गत जो है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस देश शामिल हैं जो कि अफीम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि लाओस जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें आपके थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार इत्यादि देश शामिल हैं उसमें जो है लाओस ही एकमात्र देश है जो स्थल रूप देश है। यानी इसमें देखें विश्व के प्रमुख भू आवेष्टिक या स्थल रूप देश के रूप में देखें तो एशिया में जो है वह सबसे बड़ा जो स्थल रूप देश है वो अफगानिस्तान है। इसके बाद नेपाल, मंगोलिया, लाओस जो है ये एशिया में संबंधित जो है वह स्थल रूप देश है। स्थल रूप देश का मतलब ये हुआ कि जो पूरी तरह से स्थल से घिरे हुए हैं वो स्थल रूप देश है, अर्थात उसके पास जो है जलीय रूप में कोई भी भाग नहीं है, वो टोटल स्थल रूप से घिरा हुआ है, स्थल रूप देश है। और साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो मात्र दो ही देश स्थल रूप देश में पेरुगुए और बोलिविया है। ये पिछला 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आगे हम देखेंगे। पेरुगुए और बोलिविया जो है ये साउथ अमेरिका में दो स्थल रूप देश हैं। सॉरी, अभी जो हमने बताया कि अफगानिस्तान जो है एशिया में सबसे बड़ा स्थल रूप देश है, अफगानिस्तान नहीं बल्कि कजाकिस्तान है। यानी जो है एशिया में सबसे बड़ा स्थल रूप देश जो है कजाकिस्तान है। और दक्षिण पूर्व एशिया में केवल लाओस, यानी अभी हमने चर्चा किया था कि गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है लाओस जो है, दक्षिण पूर्व एशिया में केवल लाओस जो है स्थल रूप देश है। एशिया के सभी तान जितने भी देश यानी पूर्व सोवियत संघ से तान निकले हैं, जिनमें तान लगा हुआ शब्द है, वे सभी स्थल रूप देश हैं। इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। इसमें कुछ और जानकारी ऐड करें तो एशिया में जो है कुल मिलाकर के 10 देश जो है, यानी एशिया के कुल 10 देश जो हैं वो स्थल रूप देश हैं। और यूरोप में 18 हैं, यानी सर्वाधिक जो है 18 यूरोप में स्थल रूप देश हैं। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में 2 हैं और अफ्रीका में 16 देश जो स्थल रूप हैं। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश स्थल रूप देश नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि उत्तरी अमेरिका में कोई स्थल रूप देश पूछता है तो कोई नहीं है, जबकि दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 हैं, पराग्वे और बोलिविया है। ये 2022 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वाधिक जो यूरोप में है और जो है इसके बाद है अफ्रीका में है 16 और इसके बाद एशिया में 10 भू आवेष्टिक देश हैं या फिर स्थल रूप देश हैं। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 73 नंबर है, वह है कि अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। तो इसका आंसर जो है लोकतक है, जो मणिपुर की झील है। मणिपुर में लोकतक जो झील है इसको के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में यह झील स्थित या अवस्थित है। इसमें देखें तो लोकटक जो झील है, यानी लोकतक जो झील है यह मणिपुर में है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यानी लोकटक जो झील है यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में
कबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यानी ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह तैरता हुआ पार्क है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण यह झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। यानी ये जो लोकटक झील है इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक तो यह है कि अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी झील है, तो ये लोकटक झील है। दूसरा क्वेश्चन लोकटक झील कहां पर है, तो ये मणिपुर में है। इसके बाद ये पूछता है कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है, तो मणिपुर में है। और भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है, तो कि अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मणिपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो यह जो झील है लोकटक झील जो है इसको मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्पादकता और विविधता के कारण ये जो मणिपुर की जीवन रेखा बनी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि मणिपुर की जो राजधानी वो इम्फाल है और मणिपुर से जो भारत के अन्य प्रदेश टच करते हैं मणिपुर को, उसमें जो है दक्षिण की तरफ से मिजोरम है। इसके बाद दक्षिण पूर्व की तरफ त्रिपुरा है और पूर्व की तरफ जो है वो असम स्पर्श करता है और उत्तर की तरफ जो है वह नागालैंड स्पर्श करता है मणिपुर को। कि अन्य दो राज्य जो हैं यानी मेघालय और अरुणाचल प्रदेश मणिपुर को स्पर्श नहीं करते हैं। और इसमें त्रिपुरा भी जो है मणिपुर को स्पर्श नहीं करता है। यानी मणिपुर को स्पर्श करने वाले राज्यों में देखें तो मिजोरम है, असम है और नागालैंड है। यानी भारत के जो 3 राज्य हैं वह स्पर्श करते हैं, जबकि त्रिपुरा नहीं स्पर्श करता है, मेघालय नहीं स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। और पश्चिम तरफ जो मणिपुर की सीमा है वह म्यांमार देश के साथ बनी हुई है, यानी म्यांमार देश के साथ है। पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण 7 राज्यों को क्रमशः देखें तो इसमें जो आपका है यानी नीचे से शुरू करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बाद आपका जो है मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 7 जो है 7 सिस्टर जो है ये पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य हैं भारत के। इनकी राजधानियों के बारे में देखें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मेघालय की राजधानी शिलांग है, असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अब जो है भारत में पाई जाने वाली झीलों के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में जो है यानी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील देखें तो वह बुलर झील है जो कि कश्मीर में पाई जाती है और यह एक विवर्तनिका क्रिया की झील है बुलर झील। यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह बुलर झील है जो कि कश्मीर में है और तुलबुल परियोजना जो है इसी पर बनी हुई है और यह गाय की खुर की आकृति होने के कारण से बुलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। इसके बाद देखें तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में है और यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। यानी लोनार झील जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है और यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील है और यह एक क्रेटर झील भी यानी इसको एक क्रेटर झील भी कहते हैं और ज्वालामुखी क्रिया झील भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र में लोनार झील है और यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। इसके बाद लैंगून या अनूप झीलें देखें, कई बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंगून या अनूप झीलें, इसमें चिल्का झील उड़ीसा में है, यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। इसके अलावा अन्य लैंगून का मतलब होता है खारी पानी की झील, तो चिल्का जो है खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में है। इसके बाद पुलकिट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है, यह पुलकिट झील भी लैंगून झील है। इसके बाद अष्टमुडी झील जो केरला में है और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में, सांभर झील राजस्थान में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील जो है वह सांभर झील है। इंपॉर्टेंट है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी इनलैंड झील जो है वह सांभर झील है जो राजस्थान में है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखें तो इसमें उकाई झील जो है गुजरात में यानी ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है उकाई झील। इसके बाद राणा सागर यानी राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर ये राजस्थान में है, राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। ये भी कई बार पूछा है कि राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर कहां पर है, तो ये राजस्थान में है। यानी राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर ये राजस्थान में स्थित झीलें हैं एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। गोविंद सागर जो है हिमाचल में भाखड़ाबाद के पीछे बनी विशाल झील है और पेरियार झील एक कृत्रिम झील है जिसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर। इस झील से जल बैगाई नदी को प्राप्त होता है। ज्ञातव्य है कि इस झील को जल आपूर्ति पेरियार नदी करती है। यानी बैगाई जो पेरियार झील जो है यानी पेरियार झील को जो है इस झील को जो जल की आपूर्ति करती है वो पेरियार नदी करती है और इस झील से जो जल यानी इस झील से जल बैगाई नदी को प्राप्त होता है। यानी पेरियार झील से जो है यानी कहने का ऐसा ही हुआ कि पेरियार नदी जो है पेरियार झील को जल देती है और पेरियार झील जो है वो बैगाई नदी को जल देती है। इसके बाद नागार्जुन सागर झील देखें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, निजाम सागर आंध्र प्रदेश, मजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है नागार्जुन सागर। यह है नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश सोन की सहायक नदी रेहन पर बनाई गई झील है। इसके बाद स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है।
इसके बाद पुलिकट झील को हमने देख चुके हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित यह झील 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक लैंगून झील है, यानी खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इस झील को सागर से अलग करता है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां पौड़ी, कलंगी एवं स्वर्णमुखी है। इसके बाद बेम्बनाद यानी बेम्बानद झील देखें तो ये केरल में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। भारत की सबसे लंबी झील यानी यह भारत की सबसे लंबी झील 55.6 किलोमीटर है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां देखें तो पेंबा और पेनियार है। इसके पूर्वी तट पर कुमार पोम पक्षी अभ्यारण्य तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है। इसके बाद डल झील देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। डल झील मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, गंधारबल, अच्छाबल, बैरीनाग तथा नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। उदय सागर, पिछौल, फतेह सागर, जयसमंद राजसमंद राजस्थान में एवं हुसैन सागर तेलंगाना में। झील दो नगरों के मध्य हैदराबाद और सिकंदराबाद स्थित है। यानी हुसैन सागर जो झील है जो तेलंगाना में है, लेकिन ये दो नगरों के मध्य यानी हैदराबाद जो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद है उसके मध्य में स्थित है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील में मूसी नदी का जल गिरता है। इसके बाद गुरु डोंगमर एवं चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। सिक्किम स्थित झीलों को देखें तो इसमें गुरु डोंगमर झील एवं चोलामू झील है। बिलांदूर झील एवं पंपा सरोवर हम्पी झील कर्नाटक में स्थित है। लोनार झील, पोवई झील मुंबई में, गोरेवाड़ा झील नागपुर में, सलीम अली सरोवर झील औरंगाबाद में यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पाला झील मिजोरम में स्थित है। उमियम झील मेघालय के शिलांग जिले में स्थित है। नल सरोवर एवं नारायण सरोवर झील गुजरात में स्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। चकनाला झील असम में अवस्थित है। यह नौगांव कस्बे से 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। तो परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। इसके अंतर्गत 14 राज्यों को 58 झीलों का संरक्षण हेतु स्वीकृत 2009 तक प्रदान की गई थी। हाल ही में इस सूची में ऊटी तथा भीमताल को शामिल किया गया है। यानी अभी हमने देखा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो थी वो चिल्का झील जो उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैंगून झील है और यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील देखा हमने कि सांभर झील है जो राजस्थान में है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमने देखा कि बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पे स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील को हमने देखा कि गोविंद सागर झील है जो पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी व भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुआ है। इस टॉपिक संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 85 नंबर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भारत के जलप्रपात हैं और उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो इसमें जो है इसका आंसर डी है। डी का मतलब ये हो गया कि दूध सागर जो है गोवा में है। इसके बाद बरकाना जो है यह कर्नाटका में है। और जो आपका खंडाधार है यानी खंडाधार जो है यह उड़ीसा में है। और उसके बाद पलानी जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। यानी भारत के जो जलप्रपात ये जलप्रपात दिए हुए हैं और इनकी अवस्थिति जो राज्य है यह इनकी अवस्थिति है। अब इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो पहला है दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। यानी दूध सागर जो है यह जो है गोवा साथ में कर्नाटक की सीमा यानी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। यानी दूध सागर जो है मांडवी नदी पर स्थित है और जो है कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गोवा है यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य भारत का वो सिक्किम है, जो कि भारत का एक उत्तरी राज्य है। तो गोवा जो है भारत के दो राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें एक कर्नाटक है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है। और इसका जो पूर्वी तट है वह जो आपका है वो अरब सागर से स्पर्श करता है। तो यह जो दूध सागर है वह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है और यह जो है मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। इसमें देखें बरकाना जो जलप्रपात है यह सीता नदी पर यानी बरकाना जलप्रपात जो सीता नदी पर अगुम्बे जिला सियोगा कर्नाटक में अवस्थित है। यानी यह जो बरकाना है यह कर्नाटक में स्थित है और नदी क्या है सीता नदी पर स्थित है। सीता नदी पर अगुम्बे जिला सियोगा कर्नाटक में अवस्थित है बरकाना जलप्रपात। जबकि इसमें खंडाधार जलप्रपात को देखें या इसको खड़ाधार जलप्रपात भी कहते हैं, यह पोरापानी नाला सुंदरगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है। यानी उड़ीसा में अवस्थित है खंडाधार जलप्रपात। यह जो है पोरापानी नाला सुंदरगढ़ उड़ीसा में अवस्थित यह जो है खड़ाधार या खंडाधार जलप्रपात है। और इसमें जो पलानी जलप्रपात जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो देश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में संक्षिप्त रूप में देखें तो देश में जलप्रपातों या वाटरफॉल्स की संख्या नगण्य है। सभी जलप्रपात छोटे हैं, अधिकांश दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। देश के प्रमुख जलप्रपात में देखें तो जो इसमें पहला है वेरी इंपॉर्टेंट है जोग अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी प्रपात। यानी इसका 3 नाम है जोग जलप्रपात अथवा गरसोप्पा जलप्रपात अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात। यह सरस्वती नदी पर स्थित इस जलप्रपात के निर्माण में राजा राकेट, रोरर तथा दास ब्लाचे नामक 4 जलाशयों का योगदान है। यानी इसमें जो 4 जलाशय मिलकर जो है एक जलप्रपात यानी जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात का निर्माण करते हैं। यह सरस्वती नदी पर स्थित है। और
यह पूर्व की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें जो है 4 जलप्रपातों के द्वारा जो है यह जलप्रपात बनता है। 4 जलप्रपात में इसमें राजा इसमें है, राकेट है, रोरर है तथा दाम ब्लाचे जलप्रपात शामिल हैं। अगला जो जलप्रपात वो देखें तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इसके बाद गोकक जलप्रपात है, कृष्णा नदी की सहायक गोकक नदी पर है। एना जलप्रपात जो है महाबलेश्वर के समीप है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में है। धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है कि धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, नर्मदा नदी पर है। झारखंड जलप्रपात टोंस नदी के तट पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और मधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है कपिलधारा जलप्रपात। इसके बाद इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चित्रकूट जलप्रपात, यह इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा यानी भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा दी गई है। इसके बाद देखें कूनी जलप्रपात जो है यह लोनावाला पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें जो प्रश्न है वो 106 है। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वह तुर्कमेनिस्तान है, यानी तुर्कमेनिस्तान में स्थित है यह काराकुम मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल देखें यानी काराकुम का क्षेत्रफल देखें तो यह 2,70,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। काराकुम जो मरुस्थल या रेगिस्तान है और यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और यह जो विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि काराकुम यानी जो यह दिया हुआ है काराकुम मरुस्थल और काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यानी तुर्किस्तान मरुस्थल को यदि पूछेगा तो तुर्किस्तान मरुस्थल का मतलब हुआ कि इसमें दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो यहाँ पर दिया गया है काराकुम मरुस्थल और इसके साथ ही यदि काजिलकुम मरुस्थल दोनों को साथ में जोड़ लिया जाए तो इसका सम्मिलित रूप जो होगा वह तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा। अभी हमने देखा कि जो यह काराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में है और इसकी जो क्षेत्रफल है काराकुम की यह 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है। मरुस्थल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है यानी विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है और यह विश्व के या यूं कहें अफ्रीका महाद्वीप के 10 देशों में अवस्थित है या पाया जाता है। इसका विस्तार जो है अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका के 10 देशों में इसका विस्तार है। यानी जो 10 देश इसमें शामिल है नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, माली और मारितानिया में इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और जो इसका क्षेत्रफल है वह 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल को देखें तो ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में यानी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो पूछेगा तो इसमें ए निम्न मरुस्थल शामिल होंगे। यानी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो होगा ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट एंड ग्रेट सैंडी मरुस्थल क्षेत्र मिलकर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहलाते हैं। यानी अलग अलग पूछ सकता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। स्टुअर्ट एंड ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और इन सबों को मिला दिया जाए यानी जो ये आपके 4 हैं बल्कि 5 ही हैं, 5 हैं, इनको मिला दिया जाए इनका सम्मिलित रूप जो होगा वो ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहलाएगा। इसके बाद देखें गोबी मरुस्थल जो है यह जो है विश्व का 4था सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मंगोलिया और चीन में है। यह एक शीत मरुस्थल है। इसके बाद देखें तकलामाकन जो मरुस्थल है यह सिकियांग चीन में स्थित है। पूर्व एग्जाम पूछा जा चुका है कि तकलामाकन मरुस्थल कहां पर है, यह सिकियांग चीन में स्थित है। इसके बाद देखें तो अटाकामा जो मरुस्थल है यह उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में है। यह संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। इसके बाद देखें थार मरुस्थल, यह भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। यह संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा गया है दस्ते एलूट, यह पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल है जिसका क्षेत्रफल 52,000 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का 14वां सबसे बड़ा जो है यह मरुस्थल है। और इसमें विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कालाहारी है जो दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना यानी जो दक्षिणी अफ्रीकी देश बोत्सवाना है वहां पाया जाता है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के रूप में मरुस्थल और इसका क्षेत्रफल 5,20,000 वर्ग किलोमीटर है। अभी हमने जो बोत्सवाना के बारे में बताया मध्य यानी अफ्रीका मध्य में है, इसको मध्य अफ्रीका भी कर सकते हैं। तो इसके जो बोत्सवाना है यानी जिसकी राजधानी गैब्रोन है बोत्सवाना के, इसके पड़ोसी देशों के बारे में देखें तो इसमें दक्षिण की तरफ जो इसको पड़ोसी देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद पूर्व की तरफ देखें तो इसमें जिम्बाब्वे है, उत्तर की तरफ जो इसमें है जाम्बिया है और पश्चिम की तरफ इससे लगा हुआ जो है नामीबिया देश है। यानी बोत्सवाना जो है एक स्थलरुद्ध देश है जिसमें कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। बोत्सवाना से होकर जो है मकर रेखा गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो यह तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं जो कर्क रेखा,
भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। तो मकर रेखा जो है वह बोत्सवाना से होकर गुजरती है, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं जो मकर रेखा से पर पाए जाते हैं या मकर रेखा इनसे गुजरती है, तो उसमें नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है और मोजाम्बिक है। इसके अलावा ये जो है मेडागास्कर जो द्वीप है उससे भी होकर गुजरती है मकर रेखा। यानी अभी हमने देखा कि काराकुम जो मरुस्थल है ये तो तुर्कमेनिस्तान में है। इसके बाद जो है काजिलकुम जो मरुस्थल है यह उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान दो में है। उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में, यानी कजाकिस्तान तो यह है, इसके बाद जो है उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान में मिला दिया जाए तो कजाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान में जो पाया जाता है वह काजिलकुम मरुस्थल पाया जाता है, जबकि काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में। और अभी हमने देखा कि काराकुम और काजिलकुम दोनों को मिला दिया जाए तो इसका जो समुद्र रूप में जो मरुस्थल बनता है वह तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये 3 देशों में तब हो जाएगा, यानी यदि पूछता है कि तुर्किस्तान मरुस्थल कहाँ पर है तो यह तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में और कजाकिस्तान में पाया जाएगा। यानी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें तो 1991 में सोवियत संघ, यानी जो सोवियत संघ है 1991 में सोवियत संघ के विखंडनों उपरांत यानी विघटन होने के बाद 15 नए राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ या जन्म हुआ, जिसमें इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूपी 3 बाल्टिक राज्यों को छोड़कर शेष 12 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्र कुल यानी CIS बना लिया, जिनका मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। यानी बेलारूस की राजधानी जो मिन्स्क में है। इन देशों में यदि देखें तो जो यानी 15 नए राष्ट्र बने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसमें जो शामिल थे वह कजाकिस्तान शामिल था, इसके बाद जो है तजाकिस्तान शामिल था, उज्बेकिस्तान शामिल था, इसके बाद किर्गिस्तान शामिल था, तुर्कमेनिस्तान शामिल था। यानी जो जितने तान हैं, यानी 5 तानों को भी मैंने देखा जिसके लास्ट में तान लगा है, ये जो है आपके जो 15 नए राष्ट्र बने थे सोवियत संघ विघटन के बाद उसमें ये शामिल थे। और अन्य भी थे शामिल, जैसे अभी हमने नाम लिया कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी ये जो 5 हैं। इसके अलावा अर्मेनिया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन तथा रूस शामिल हैं। इसमें प्रथम 5 गणराज्य मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रथम 5 गणराज्य, प्रथम 5 का मतलब यही जो 5 हैं ये मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो आपके हैं मध्य एशिया के अंतर्गत आएंगे। और इसमें देखें तो जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकिकस राज्य की संज्ञा दी जाती है। और पूर्व सोवियत संघ का अभी भी 76% क्षेत्रफल अभी रूस में शामिल है। जो पूछता है उसके बारे में देखें तो इसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है और इसकी जो मुद्रा है सोम है। यानी इसमें उज्बेकिस्तान नहीं दिया है, लेकिन उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद है और इसकी मुद्रा सोम है। इसमें जो दूसरा है कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है, इसकी राजधानी अस्थाना है, ये भी कई बार पूछा है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है और इसकी मुद्रा है टेनगे। इसके बाद किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान है, इसकी राजधानी जो है बिस्केक है और इसकी मुद्रा भी स्ट्रोम है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान जो कि अभी हमने देखा काराकुम मरुस्थल स्थित है, इसकी जो राजधानी है आसगाबाद है और इसकी मुद्रा मनात है। इसके बाद तजाकिस्तान है, इसकी जो राजधानी है दुशांबे है और इसकी जो मुद्रा है शोमोनी है।